जहां तक रही बात गुंजाइश की, आगे की गिरावट की, मेरे को ये लगता है कि गिरावट हो ना हो, एक मार्केट एक फ्लैट लाइन हो सकता है। बिकॉज मार्केट में ये जरूरी नहीं है साहब कि चाहे तो ऊपर जाए या चाहे नीचे जाए। कई बार मार्केट थोड़ी साइडवेज यू नो उसी रेंज में, टाइट रेंज में चलती है कुछ दिनों तक। मेरे हिसाब से एक गिरावट का जो माहौल था वो मोर और लेस हो गया। लेकिन ये कह देना कि अब वो जो हमारा रनर है मार्केट का, वो वापस चुस्त हो गया है, तंदुरुस्त हो गया और वापस उसी वेग से वो दौड़ पाएगा जितना कि वो पिछले 7-8 महीने दौड़ रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम एक्सेसिव डिमांड्स प्लेस कर रहे हैं अपने इस घोड़े के ऊपर। घोड़े को थोड़ी देर सुस्ताना चाहिए। जैसा कि आपके दूसरे कॉलीग ने कहा कि आप लोग तो हर 20 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे ब्रेक ले लेते हैं साहब। तो इस घोड़े को कम से कम आप महीने भर का दो और 2 महीने का ब्रेक तो दे। बिकॉज 7-8 महीने से लगातार दौड़ रहा है। तो ये ज्यादा घटेगा नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए ये एक 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 रेस्ट फेज में चला जाएगा और वो कोई बुरी बात नहीं है साहब। बिकॉज उस रेस्ट के बाद ये वापस गेट से उसी स्फूर्ति से निकलेगा जितना कि हमने फरवरी मार्च से देखा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक महीने का विराम बहुत आराम से कर लेंगे शर्मा साहब, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और ये एक बढ़िया कंसोलिडेशन भी होगा इतनी बिकवाली के बाद। अब बताइए आपकी स्टॉक पिकिंग रडार, और जहां पर आप और तेजी भांपते हुए दिख रहे हैं तिमाही नतीजों से पहले, कहां कहां रडार पर आपने अपना निशाना साध रखा है? हमारे निशाने तो सब कई जगह होते हैं, खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी टेक की जो कंपनियां हैं। बिकॉज इंडिया में वो एक जो क्षेत्र है, एक इंडस्ट्री है, वो अंडर रिप्रेजेंटेड है अभी भी, अगर मार्केट की एक कॉम्पोजिशन में देखे। मैं आपको एक बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, 90s की बात है साहब। मैं एक बार बैठ के देख रहा था सेंसेक्स, उस वक्त निफ्टी तो जस्ट स्टार्ट हुआ था, सेंसेक्स की कॉम्पोजिशन, और उसमें सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी। मुझे लगता है, मुझे शायद लगता है कि शायद गिने चुने सर्विसेज कंपनियां होंगी, लार्जली मैन्युफैक्चरिंग थी। और मैंने ये सोचा कि साहब इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त करीब जीडीपी का 50% अंश था सर्विसेज, और सर्विसेज का सेंसेक्स में कोई रिप्रेजेंटेशन या नहीं के बराबर ही रिप्रेजेंटेशन था। मैंने कहा ये डायल चेंज होगा, और वहां से फिर ये इंफोसिस आए और विप्रो आए, और उसके बाद में भारती 2001-2 से आए। तो वो सर्विसेज अगर आप जाके देखें तो अभी लार्जली सर्विसेज की हो गई है ये जो सेंसेक्स निफ्टी की कॉम्पोजिशन। उसी तरह से मैं देखता हूं कि टेक जो वर्ल्ड में इतना डोमिनेट करता है, मैं आईटी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं टेक की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड में हर जगह टेक की इंडेक्सेस, आप कोरिया ले ले, ताइवान ले ले, जापान ले ले, यूएस ले ले, चाइना ले ले, इट लार्जली टेक ड्रिवन मार्केट्स। और इंडिया में टेक की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है साहब, और नहीं के बराबर अगर आप देखें अपने इंडेक्सेस में और इवन मार्केट कैप के टोटल पाई चार्ट में। अगर मैं इस चीज को देखता हूं उसी नजरिए से जो मैं 90s में मैंने एक सोच मेरी थी कि सर्विसेज इंडस्ट्री जो जीडीपी के इतना बड़ा पार्ट है लेकिन मार्केट का बहुत कम है, वो बढ़ेगा, और वही हुआ। मुझे लगता है एग्जैक्टली हम उसी जगह खड़े हैं कि टेक का जो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है मार्केट कैप में और इंडेक्सेस में, वो बढ़ेगा। तो टेक कंपनियों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। टेक कंपनियां सबसे, अगर आप देखें पहली जो प्रतिक्रिया शंकर शर्मा जी ने दी, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ वो थी टेक कंपनियां। तो चलिए देखिए इस डिस्कशन का सबसे पहला क्रक्स क्रिटिकल निकल के आई, ये आईटी कंपनियां। अच्छा सर, एक चीज देखिए, कोविड-1 मार्च 2020 में जब स्ट्राइक किया था, उसके बाद इस बाजार ने बिना देखे, बिना अगर आप देखें, आई थिंक सोचे सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था वो था आईटी कंपनीज, जिस पर भी आपने टिप्पणी करी, फार्मा कंपनियां दूसरी, और एफएमसीजी स्टॉक्स। इस बार के क्वार्टरली नंबर्स के बाद जब एचयूएल के नंबर्स आए, वॉल्यूम्स की फिगर आई, जो गिरावट हमने देखी और इतना इमीडिएट रिएक्शन, स्टॉक्स 2 डिमा के नीचे अगर आप देखें बड़े फ्रैक्शन से चले गए। ये रीसेंट डिप जो सर एफएमसीजी में आया है, इस पे आपका टिक, और क्या आप एक सीरियस बायर होंगे इन प्राइसेस पे? नहीं नहीं सर, मैंने तो एफएमसीजी के 100 शेयर भी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं लिए, इन सब कंपनियों के लीवर वगैरह के। बिकॉज ये मार्केट में, मैं जो मेरा एक नजरिया है कि मैं 15% सालाना कमाने के लिए नहीं आता हूं। मैं कमाने को आता हूं 50%, 100%। हर साल नहीं बनेगा, लेकिन एक औसत दर पे मैं मानता हूं कि 15% फॉर एन इन्वेस्टर लाइक मी इज टू लो।
और इन तरह की कंपनियों में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी कि आपको स्टेडी रिटर्न्स मिल जाएंगी, अगर मिली तो। अभी तो कई 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 महीनों से लीवर और इन तरह की कंपनी में बिल्कुल कुछ नहीं बना है, लेकिन अगर आप 10-15 साल के होराइजन से लेंगे तो हो सकता है 10-15% की कंपाउंडिंग मिल जाए आपको। वो मेरे लिए गुड इनफ नहीं है, और ये उनके लिए गुड इनफ है जो लोग एक इन कंपनियों को फिक्स्ड इनकम के तौर पे देखते हैं रादर देन ग्रोथ स्टॉक्स, बिकॉज ये लार्ज कंपनीज हो चुके हैं। अब इन कंपनियों के लिए उस लेवल पे ग्रो करते रहना बहुत मुश्किल रहेगा। वैल्यूएशंस आर हाईली डिमांडिंग टू से द लीस्ट। तो ये सारी चीजों को अगर आप एक होलिस्टिक वे में देखें तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी कंपनियों में आप कोई, वही मैं कहता हूं कि आप स्लम से पेंट हाउस में नहीं पहुंच सकते। अगर पेंट हाउस में रह रहे हैं तो स्लम में नहीं पहुंचेंगे, ये गारंटीड है इन शेयरों को लेके। लेकिन स्लम में रहने वाले लोग पेंट हाउस में नहीं पहुंचेंगे। तो हमें तो आज तक हमने जो अपना करियर की शुरुआत की तो हम तो स्लम में ही थे साहब, तो उस वक्त भी नहीं लिया सब, तो आज लेने की क्या जरूरत है इन सब कंपनियों के। आज कई ऑप्शन है मार्केट में जिसमें कि आप 25%, 50% भी सालाना गेस नजर आते हैं। तो इन सब कंपनियों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। शर्मा साहब, प्रभु आप जैसे स्लम में रहते हैं वाल्केश्वर पर सबको दिलवाएं, यही दुआ रहेगी हमारे निवेशकों की तरफ से। मैं ये जानना चाहता हूं जो आपके रडार पर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं, कोई सेक्टोरल स्पेसिफिक कॉल आपके पास वहां पर है, या एक दो स्टॉक्स का चर्चा कीजिए जहां पर आपने जबरदस्त बिकवाली देखी और अब वो बिल्कुल तैयार हैं अच्छे मोमेंटम के लिए। नॉर्मली तो स्टॉक स्पेसिफिक बोलना बड़ा खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे मैं टेक की बात कर रहा हूँ, टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, इस तरह की कंपनियों को अगर आप देखें तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। कंपनियां इनोवेटिव हो रही हैं, कंपनियां नए नए टेक्नोलॉजीज ला रही हैं। इंडिया में 5G की इतनी बड़ी एक्सपेंशन है, तो कई कंपनियां इसमें काम कर रही है। कुछ कंपनियां मैं ओन भी करता हूं। मुझे तो लगता है कि इस तरह की कंपनियां जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इन सब कंपनियों को हमें बहुत बारीकी से देखना चाहिए। बिकॉज जैसे PLI स्कीम है टू एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो एक ओवरऑल स्पेस है, यहाँ कई इंटरेस्टिंग कंपनीज है, एक ही नहीं है, कई हैं। और इन कंपनियों मुझे लगता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का चांस मिलता है। हिंदुस्तान लीवर में आपको एक्सपोनेंशियल नहीं मिलेगा, वो स्टडी ग्रोथ की चीज है। एक्सपोनेंशियल के लिए आपको इन सब क्षेत्रों में देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये टेलीकॉम इक्विपमेंट और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, दे आर गोइंग टू बी इन वेरी वेरी गुड शेप। कम लोग जानते होंगे इस बात को, हमारा बाजार बहुत बढ़ गया है, लेकिन सन 98, 99, 2000, 2001 और ये जो 4 या 5 साल का बहुत जबरदस्त आपने .com बुल रन देखा था, वहां पर शंकर साहब ने अपनी वेल्थ कम से कम 30 से 40 गुना बढ़ाई थी इस टेक पर बहुत बढ़िया लॉन्ग कॉल लेके। और शायद वही मौका टेलीकॉम इक्विपमेंट, टेक स्टॉक्स और डोमेस्टिकली ओरिएंटेड PLI कंपनीज पर आपको आज आता हुआ दिख रहा है। शंकर जी, जरा राय दीजिए, हम लोगों ने ये जो ओमाइक्रॉन वायरस को अब हमारे जहन में आते हुए दिख रहा है, क्या बाजार का रिएक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से नेगेटिव था? क्या ये ओवरडन है? हम साउथ अफ्रीकन मार्केट्स को देख रहे हैं जहां पर ये वायरस आइसोलेट हुआ है, वो रिकॉर्ड हाइज 52 वीक हाइस पर ट्रैक कर रहे हैं, और भारतीय बाजार, अमेरिकी बाजार आपको 200 DMA टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये कहां का लॉजिक है? सर, अगर लॉजिक ही खोजना है तो बाजार एक बहुत अच्छी जगह नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो हम हर दिन इस चीज को लॉजिकल वे में नहीं परख सकते हैं। साउथ अफ्रीकन मार्केट ने काफी लैग किया था लास्ट ईयर, इसलिए उसको घटने की गुंजाइश कम थी, और कई बार जो हम कॉमन सेंसिकल वे में देखते हैं मार्केट, वो नहीं होता है। और साउथ अफ्रीकन मार्केट की जो बिहेवियर है वो बिल्कुल उस चीज को कंफर्म कर रहा है कि मार्केट में डोंट लुक फॉर लॉजिक ऑल द टाइम। जहां तक रही बात अमेरिकन मार्केट की, आप देखिए तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमेरिकन मार्केट्स अभी काफी करेक्ट, इनफैक्ट कल भी काफी स्ट्रांग ओपनिंग के बाद वो नेगेटिव टेरिटरी में जाके बंद हुई। तो लेकिन एशिया उस हिसाब से नहीं घटा है। तो आप देखिए तो थोड़ा एक डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ है। देखते हैं कितनी ड्यूरेबिलिटी है इसकी।
बिटवीन एशियन मार्केट्स एंड अमेरिकन मार्केट, जहां अमेरिकन मार्केट्स काफी कमजोर रही है कुछ दिनों से, लेकिन एशिया कम से कम एक स्टेबल लेवल पे रहा है। और इंडिया भी आज बिल्कुल अमेरिका को ट्रैक नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टी उल्टी दिशा में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो एक इंडिया की शार्प आउट परफॉर्मेंस थी, ये उसका एक स्मॉल करेक्शन है। इससे हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि एक ये जो न्यू वायरस है उसके चलते करेक्शन हो गया। करेक्शन ड्यू था साहब, उसके कारण अब कुछ भी बन सकते हैं। कारण फेड की कोई एक स्पीच बन सकती है, या कोई नया वायरस स्ट्रेन बन सकता है, कारण बन जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन रीजन वो नहीं है कि मार्केट क्यों करे, क्या रीजन है कि बहुत बहुत फास्ट, बहुत बहुत जल्दी ये मार्केट ऊपर गया है, और उस चलते इसको एक नॉर्मल करेक्शन के दौर में पहुंच चुका है। चलिए, अब आते हैं एक और सेक्टर पे शंकर जी, और आपने शुरुआत जब जिस सेक्टर पे की, टेक्नोलॉजी की बात करी। हर सेक्टर में 5-10 साल, 1 दशक, 2 दशक के बीच में टेक्नोलॉजी का परिवर्तन होता है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो जो कंपनियां उसको कैप्चर कर लेती हैं, अपना लेती हैं, वो अगर आप देखें अच्छा पैसा बना के देती भी हैं। यही ऑटो में हुआ सर। मैं पिछले 6 महीने में टाटा मोटर्स को देख रहा हूँ, टीवीएस मोटर्स को देख रहा हूँ, जिन्होंने अपना ईवी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने की बात कही है, और बाजार ने क्लियरली डाइवर्ट करके, अगर आप देखें, बाइसेक्ट करके इन स्टॉक्स को प्रेफर किया है। टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स इन टू व्हीलर स्पेस, कहाँ हीरो मोटर को आप खड़ा है, कहाँ टीवीएस मोटर्स खड़ा है। सर, ये जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं, और एज ए इन्वेस्टर इसमें आप क्या देखते हैं? आप प्रेफर क्या कर रहे हैं इस स्पेस में, ऑटो स्पेस में इस वक्त? अनफॉर्चुनेटली टाटा मोटर्स मेरे पास है नहीं, हमने देखा भी नहीं, और वो काफी पुअर परफॉर्मर रहा है पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से। और सडनली ईवी के चलते वो एक मतलब दूसरी दिशा में निकल गया, हमें टाइम नहीं मिला रिएक्ट करने के लिए। लेकिन टाटा ग्रुप को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर फैक्टर्स। इस फैक्टर के लिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो भारत में 1 आउट ऑफ 2 ग्रुप्स है, प्रॉब्ली द मेन वन, जिन्होंने कोर R&D पे स्पेंडिंग की है वर्षों से। अगर आप देखिए तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है हमारे मुंबई में, वो मतलब कब का इंस्टीट्यूट है। तो ये ग्रुप है जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी आधारित है, और वो अगर ईवी में उन्होंने बेट लिया है तो सोच समझ के लिया है, और मार्केट विल रिवॉर्ड टेक्नोलॉजी। मैंने वही कहा 5 मिनट पहले कि ये मार्केट का नेक्स्ट फ्यूचर वही उन्हीं कंपनियों को बिलोंग करता है जो टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करें और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करके अपनी मार्जिन्स को बढ़ाएं। अगर आप विदाउट टेक्नोलॉजी करेंगे तो हो सकता है आपको 15% मार्जिन मिले, लेकिन अगर उसी चीज को अगर आप थ्रू टेक्नोलॉजी करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी आपको एक क्रूशियल कंपैरेटिव एज प्रोवाइड करता है, तो हो सकता है कि आप 15 की बजाय 25% मार्जिन पे आप वही बिजनेस कर सकते हैं। तो मार्केट विल लाइक एंड बेट टेक्नोलॉजी कंपनीज फ्रॉम इंडिया, एंड वही हमें देखना है अगर आपको स्लम से पेंट हाउस में जाना है तो। क्या बात है, आज शंकर जी बिल्कुल मूड में हैं। सबको स्लम से उठा के पेंट हाउस में लेके जाएंगे टेक्नोलॉजी के जरिए। शर्मा साहब, जरा 2-3 बातें और करते हैं। हम लोग आप देख रहे हैं कि एक परेशानी के दौर से फार्मा स्पेस पे भी गुजरते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स 200 डीएमए पे है। जो एक अच्छी रैली आपने कुछ समय पहले फार्मा स्टॉक्स पर देखी थी, वो बिल्कुल धूमिल होती हुई। यहां पर आपको कोई ब्रेकआउट ट्रेड्स दिखते हैं? वहां पर भी आप अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं आजकल फार्मा कंपनीज में? वहां टेक्नोलॉजी है, लेकिन अलग किस्म का। वहां पर केमिस्ट्री है, अब जैसे एपीआई है, सारा कुछ एक केमिस्ट्री के ऊपर ही बेस्ड है। आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है उस केमिस्ट्री के लिए कि आप क्या इजाद कर सकते हैं। लेकिन अब फार्मा जो है, खास करके ओल्ड लाइन फार्मा है आपकी, रेडीज और सिप्ला वगैरह, उनमें अगेन वो एक तरह से, मैं नहीं कह रहा हूं पूरी तरह से, एक तरह से वो हिंदुस्तान लीवर्स ऑफ द फार्मा मार्केट है। तो आपको उसी क्षेत्र में जो नए प्लेयर्स हैं, जो ज्यादा अग्रेसिव हैं, जो जिनके अंदर फायर इन द बेली, आपको उनको देखना चाहिए। देयर आर मेनी कंपनीज इन द लास्ट 12-18 मंथ दैट वी हैव सीन मार्जिन्स उनके बहुत स्काई हाई रहे हैं, स्पेशली एपीआई प्लेस के लोगों ने 200-500 करोड़ रुपया क्वार्टर के प्रॉफिट दिखाए, जो कि काफी हाई है मेरे हिसाब से। मैं उस वक्त भी जब देख रहा था इन कंपनियों के, और हम मेरे पास है भी, हमारी फंड में भी रहे, तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जबकि
मे बी उसकी इतनी मेरिट नहीं है कि इतनी प्रॉफिटेबिलिटी हो। मेरे हिसाब से थोड़ी मार्जिन प्रेशर्स आएंगी इस पर, बिकॉज अल्टीमेटली एपीआई एक कमोडिटी बिजनेस है। उसमें टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे डिवीज लैब में उन्होंने काफी काम किया है, पर डिवीज लैब एक कंपनी है, उस तरह की कई कंपनियां नहीं है। तो अगेन वहां भी थोड़ा हमें परख के देखना चाहिए किन किन कंपनियों के पास सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एज है केमिस्ट्री में। जहां है वहीं पर आपको मार्जिन मिलेंगे और वहीं पर आपको पैसा मिलेगा। ओके, ये फार्मा पे बात हो गई साहब, इससे पहले आप देखिए ऑटो पे, टेक्नोलॉजी पे बात हो गई। सर एक सेक्टर पे बात ना करें तो बेईमानी सी लगेगी, और वो है बैंक्स। अभी कौन कौन से बैंक्स पर सर आपका बहुत पॉजिटिव व्यू है इस बार के, स्पेशली लास्ट 2 क्वार्टरली नंबर्स देखने के बाद? इन बैंक्स पे जनरली मेरा पॉजिटिव व्यू नहीं है। पिछले समझ लीजिए 1.5 साल से बिल्कुल ही नहीं है। और अगर आप देखें तो कोई परफॉर्मेंस भी नहीं आया इन शेयरों का। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आरबीएल, सारे के सारे करीब करीब उसी प्राइस पे हैं जहां साल भर पहले थे। तो बेसिकली देखिए साहब, मार्केट्स में जो मोहब्बत हो जाती है लोगों को कई शेयरों से और ग्रुप से ना, वो मोहब्बत का अंत बड़ा बुरा होता है साहब। तो मोहब्बत किया लोगों ने बैंकों से, एफएमसीजी से, आईटीसी से, और उस मोहब्बत का सिला जो मिला है साहब, मतलब आंख से आंसू नहीं रुकते कि मतलब आईटीसी आज 1.5 साल के बाद भी 220 रुपए पे चुंबक की तरह चिपका हुआ है, और हिंदुस्तान लीवर 2300-2400 पे, एचडीएफसी बैंक 1500 रुपए पे, आरबीएल 200 रुपए पे। तो मतलब इस मोहब्बत का कुछ मिला नहीं साहब मार्केट के लोगों को। और ये लोग क्या होते हैं, ओल्ड लाइन रोमांटिक है। हम तो रोमांटिक है ही नहीं साहब, एटलीस्ट कम से कम शेयर मार्केट में नहीं है। तो हमने देखा कि साहब इन कंपनियों के जो बेस्ट डेज थे वो कम से कम कुछ दिनों के लिए इनके बिहाइंड है, अहेड नहीं है। एंड देयर आर फार बेटर प्लेसेस टू मेक मनी इन। अब जहां तक रही बात बैंकों की, वहां भी टेक्नोलॉजी के जरिए एक डिसइंटरमीडिएशन और डिस्क्रप्शन होगा। इतनी फिनटेक की फंडिंग है, इतने फिनटेक कंपनी आ रही है, कहीं ना कहीं ये टर्फ कोलाइड करेगा और टेक्नोलॉजी विल कम एंड रूल द नेक्स्ट वेव ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। जहां पर कि हमारे जो बैंक है लाख बोल दे, बट अभी भी वो टेक्नोलॉजी के मापदंड पर उतने उतने ठोस नहीं है। जबकि जो नई कंपनी आती है जिनके पास लेगेसी सिस्टम्स नहीं है, बैगेजेस नहीं है, वो हो सकता है कि इनके टर्फ को एनक्रोच करे, इनसे मार्केट शेयर लेके जाए। और अगेन लाइक एफएमसीजी, इनमें भी काफी लेट्स से वैल्यूएशन की बड़ी मतलब चैलेंज है साहब, कि सारी हमारी जो बैंक्स हैं, एटलीस्ट जो प्राइवेट सेक्टर है, इतनी डिमांडिंग वैल्यूएशंस पे हैं कि वहां रूम फॉर एरर ही नहीं है उनके पास। और अगर थोड़ा भी फिनटेक ने इन्वेट किया इनके टर्फ पर, तो ग्रोथ नंबर्स पे क्या होगा? तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि हमें बड़े केयरफुली समझना पड़ेगा। और इस वक्त मुझे लगता है कि बैंक्स, एफएमसीजी और इस तरह की कंपनियों में अपना पैसा डालकर, अगेन वही बात है कि अगर आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह देखना है कि एक नॉर्मल रिटर्न बने, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर रियली स्पीकिंग यू वांट टू टेक अ फास्ट एलिवेटर टू द टॉप, दीज आर नॉट द स्टॉक्स। क्या बात है। शंकर शर्मा साहब बहुत जाने माने गायक भी हैं, और रही बात मोहब्बत की, तो शंकर जी, वो बेगम अख्तर साहब की एक बड़ी फेमस गजल हुआ करती थी, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। तो शायद वो हाल आप आईटीसी शेयर होल्डर्स पर आते हुए देख रहे हैं। और अन्य कई स्टॉक्स हैं जो वाकई ब्लू चिप्स तो हैं ही, लेकिन आपने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा है। शंकर जी, हम लोग इस वक्त जो इकोनॉमी में बैठे हुए हैं, वहां पर एक केपेक्स साइकिल शुरू होती हुई दिख रही है। स्टील कंपनीज प्लांट्स लगा रही हैं, सीमेंट कंपनीज आपको ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करती हुई दिखेंगी। मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में आपको अगर कुछ पसंद आता हो तो उसका जिक्र कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में बहुत ज्यादा, जैसा मैंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग जो मुझे पसंद आता है वो मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग है बनिस्बत के स्टील और सीमेंट। नॉट दैट कि मुझे स्टील और सीमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, हमने पैसे भी कमाए हैं, थोड़े बहुत हैं भी। इंडिया में पिछले कई वर्षों से ये एक अभाव रहा है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज का, और एक तरह से वो अभाव पूरा हुआ था एनसीएलटी के जरिए और पूरे जो बैंक्रप्सी कोड के जरिए, कि लोगों ने बैंक्रप्ट स्टील कंपनियां और सीमेंट कंपनियों को खरीदा। तो वो अब तो वो खत्म हो गया साहब, अब वो एसेट्स अवेलेबल नहीं है। डिमांड इज स्ट्रांग, इज गोइंग टू बी स्ट्रांग। तो अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है
ये छोड़ के कि खुद वो ग्रीनफील्ड या एटलीस्ट एक्सपेंशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज करें, तो ये बहुत वेलकम साइन है। और इससे कम से कम वेदर स्टील कंपनियों में पैसा बने ना बने और सीमेंट में बने ना बने, लेकिन जो इनके एंसिलरी सप्लायर्स होंगे, जो इनमें गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं इन कंपनियों को, उन कंपनियों को देखना चाहिए, बिकॉज वो मार्केट प्राइस का रिस्क नहीं ले रहे हैं साहब कि स्टील का प्राइस क्या होगा, सीमेंट का प्राइस क्या होगा। उनका तो है कि भैया पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अगर उन्होंने किसी के लिए प्लांट लगाया। हमें उन पर फोकस करना चाहिए जो इन प्लांट्स की सेटअप में मदद कर रहे हैं इन कंपनियों की, बिकॉज मैं मानता हूं कि जो प्लम्बिंग सप्लाई करते हैं उन कंपनियों में भी एक डिसेंट वैल्यू मिलता है। तो जो प्लम्बर्स हैं इस कैपेक्स साइकिल के, हमें नजर वहां पे रखना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज एज ए अंडरलाइन, आई मीन रियल स्टेट, ये जो साइकिल शुरू हुई है, आई मीन 6.5-6.7% के रेट पर आज में हाउसिंग लोन मिल रहा है मेरे को। आज से 5-6 साल पहले सर वो करीब 11.5% के रेट पे था। ये रियल एस्टेट साइकिल कहाँ पर खड़ी है इस वक्त, और ऐसे में इस वक्त आप एक सीरियस पैसा कमा सकते हैं क्या रियल एस्टेट स्पेस में? रियल एस्टेट साइकिल बड़ा लंबा साइकिल होता है साहब, और मंदी का जो दौर गुजरा है रियल एस्टेट का, वो मेरे हिसाब से 5-10 साल से तो चल ही रहा है। तो अब ये लो इंटरेस्ट रेट रिजीम में और स्टॉक मार्केट की गेन्स के चलते, और गोल्ड अब एक उतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं रहा बिकॉज ऑफ क्रिप्टो, तो इन सारी चीजों को देखें तो रियल एस्टेट एक जेन्युइन ऑप्शन बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और रियल एस्टेट की जो प्राइसेस, रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं, उन्होंने भी अच्छे परफॉर्मेंस दी है, उनके आउटलुक्स भी अच्छे हैं। अगेन उनमें जो प्लम्बिंग सप्लाई करते हैं, तो आपके सैनिटरी वेयर हुए, टाइल्स हुए, वो सारी चीजें जुड़ी हुई रियल एस्टेट साइकिल से, प्लाईवुड की कंपनियां हुई, तो वो सारी कंपनियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि जो घर बना रहे हैं डीएलएफ ऑफ द वर्ल्ड और जो भी यूनिटेक वगैरह जो भी हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो वो तो है ही है, लेकिन उनको जो प्लम्बिंग सप्लाई करते हैं वो भी एक बड़ा वैल्यूएबल स्पेस होता है, बिकॉज वो मार्केट रिस्क नहीं लेते साहब कि घर बिके ना बिके और क्या किस प्राइस पे बिके। तो अगेन सेम एज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, इन रियल एस्टेट बूम खेलना चाहिए, और उनको खेलने के लिए बड़े अच्छे सेक्टर्स हमारे मार्केट में है, जो टाइल्स बनाते हैं, प्लाईवुड बनाते हैं, सैनिटरी वेयर बनाते हैं, तो इन सारी सेक्टर पर ध्यान रखना चाहिए। शंकर साहब, बहुत बढ़िया रहा। आप दिल्ली की सर्दी एंजॉय करने आ रहे हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू द लंच। और आपने बहुत सटीक आज राय दी। घर से अगर पेंट हाउस में जाना है तो एस्केलेटर का जो आप इस्तेमाल करेंगे वो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स हैं, और वो लोग हैं जो बाजार की प्लम्बिंग आपको बनाते हुए दिखते हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, स्टील हो, सीमेंट पर हो। तो एंसिलरीज पर ध्यान दीजिए, और जहां जहां आपको टेक्नोलॉजी का तड़का लगता हुआ दिखता है वो एक ऐसा स्पेस होगा जहां पर शंकर जी आपको पहले ही विराजमान दिखेंगे। शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और स्वागत है दिल्ली में।